दोस्तों इमेजिन करो कि दिमाग आपका हो लेकिन कंट्रोल उसे और कोई कर रहा है। सुनने में बड़ा ही अजीब और किसी साइंस फिक्शन की स्टोरी से कम नहीं लगता है। ये है 29 साल का पेशेंस नोलन, जिसके ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद 8 सालों से उसके सोल्जर के नीचे का पार्ट पूरा पैरालाइज हो गया। हाल ही में कुछ टाइम पहले इसके दिमाग में एक चिप को इंस्टॉल किया गया, जिसके बाद वो अपने सोच से ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर पा रहा था। कितना इम्पॉसिबल सा लगता है ना दोस्तों ये, लेकिन ये पॉसिबल है न्यूरालिंक के मदद से। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है, जिसकी हेल्प से कोई भी सिर्फ अपनी थिंकिंग एबिलिटी से कंप्यूटर को चला सकता है। और इस टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट करने का कारण था कि हम डिसेबल्ड लोगों को हेल्प कर सके। और कंपनी इस बात को दावा तो करता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अब ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ऐसे लोगों की हेल्प करेगा जो ना कि चल सकते और ना ही देख सकते हैं। लेकिन आपने आइसबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा, जो जितना समुद्र के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा समुद्र के गहराई में है। इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट को आइसबर्ग कहूंगा। हमें जितना भी अच्छा लगे, लेकिन इसकी डार्क रियलिटी कुछ और ही है। और इसलिए आज के वीडियो में हम न्यूरालिंक की उस डार्क साइड के बारे में जानेंगे जो कि आने वाले समय में इंसानियत को खत्म कर सकता है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर न्यूरालिंक है क्या। 2015 में प्रोफेसर पेड्रम और रुडोल्फ ने एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यूरालिंक, जिसका मेन गोल डिसेबल पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए एक नई तरीके का विकास करना था, जिससे ब्रेन इंजरी से पीड़ित लोगों की मदद हो सके। लेकिन 2016 में इलोन मस्क ने इस कंपनी को खरीद लिया। जब इलोन मस्क ने कंपनी का कंट्रोल संभाला तो उन्होंने कंपनी के स्कोप को एक्सपेंड कर दिया और एक ऐसा तरीके का विकास करने लगे जो लोग अपने दिमाग को डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सके, एक छोटी सी इलेक्ट्रोड ब्रेन में इम्प्लांट करने के थ्रू, जिससे कम्युनिकेशन एबिलिटीज इनहांस हो सके। अब न्यूरालिंक कंपनी का प्राइमरी गोल है कि ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सके। और इसका विजन है कि हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सके, ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज को इनहांस कर सके और एआई के साथ सिंबॉलिक रिलेशनशिप डेवलप कर सके। अब जानते हैं कि न्यूरालिंक आखिर काम कैसे करता है। न्यूरालिंक के टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए फ्लेक्सिबल थ्रेड यूज किए जाते हैं जो कि ब्रेन के न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होते हैं। ये थ्रेड एक स्मॉल डिवाइस के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं जो कि ब्रेन के अंदर सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है। ये डिवाइस ब्रेन सिग्नल को रीड कर सकता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेज सकता है। ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जो पोटेंशियल मेन डिजीज जैसे कि पार्किंसंस, एपिलेप्सी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का ट्रीटमेंट कर सकता है। न्यूरालिंक का लॉन्ग टर्म गोल है कि ह्यूमंस और एआई के बीच में एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप बनाई जा सके। इस बारे में इलोन मस्क का भी कहना है कि फ्यूचर में जैसे एआई बढ़ रहा है वैसे ही हम ह्यूमंस को भी अपग्रेड करना जरूरी है ताकि हम एआई के साथ कंपटीशन में रह सके। और शायद न्यूरालिंक इस विजन को अचीव करने के लिए एक मेजर टूल भी हो सकता है। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं उसी तरीके से जो डिवाइस दिमाग में इंस्टॉल किया गया है उसे भी अपडेट किया जा सकेगा। अब इसके इतने सारे फायदे देखकर काफी अच्छा लगता है कि ये ह्यूमंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो तब शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि जिस तरीके से उस डिवाइस की मदद से हम ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को सिग्नल भेज सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि वो कंप्यूटर उस डिवाइस की मदद से हम ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल कर सके। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के जरिए ह्यूमंस को कंट्रोल किया गया, जो कि काफी पॉसिबल भी लगता है, तो इसे ह्यूमंस का लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इथिकल कंसर्न के बारे में। न्यूरालिंक के डेवलपमेंट के साथ कई सारे इथिकल कंसर्न भी हमारे दिमाग में आते हैं। और सबसे पहला कंसर्न तो हमको प्राइवेसी को लेकर है, जैसे कि जो भी ब्रेन का डेटा होगा उसको कैसे यूज किया जाएगा और उसको कैसे स्टोर किया जाएगा बेसिकली, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मेजर क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग के जो भी डेटा है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आपका ब्रेन का डेटा लीक हो गया और हैक हो गया तो आपको कैसा लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे सहमति का। जब लोग अपने ब्रेन में डिवाइस इंप्लांट करेंगे तो क्या उन्हें पूरी तरह से इन्फॉर्म किया जाएगा कि न्यूरालिंक की वजह से क्या क्या रिस्क आ सकती है। गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनी के मिसयूज के लेकर भी हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है। जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज लार्ज स्केल में होने लगा तो गवर्नमेंट और बड़ी कंपनियां इसको किस तरीके से यूज कर सकती है। आपका दिमाग का डेटा जैसे कि एडवर्टीजमेंट, वोटिंग सिस्टम, मैनिपुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज और भी कई चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। 2018 से कंपनी ने 1500 से भी ज्यादा जानवरों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और उनमें से 20% ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। तो जरा सोच कर देखो, इसका असर जानवरों पे ऐसा होता है तो हम इंसान पे कैसा होगा। एक ब्रेन सर्जरी में जितना कॉम्प्लिकेशन आ सकता है ऐसा और कोई भी सर्जरी में हमें देखने को नहीं मिलता। ब्रेन सर्जरी शुरू से एक ऐसी चीज रहा है जिसमें 0.1% की भी गलती एक बड़ा खतरनाक रूप ले सकती है। इसलिए एक छोटी सी भी गलती एक इंसान की जान भी ले सकता है। पहले आप इस क्लिप को देखो दोस्तों, यहाँ एक चेस कॉम्पिटिशन हो रहा है एक 7 साल के बच्चे और एक रोबोट के साथ। और
ये घटना हाल ही में हुआ था। चेस गेम के दौरान रोबोट ने बच्चे की उंगली तोड़ दी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये रोबोट इमोशनल हो गया था या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण ऐसा हुआ? यहाँ जो भी हुआ हो, लेकिन इस बात से ये साबित होता है कि हम रोबोट पे पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? चलो छोड़ो, ये बताओ कि अगर फ्यूचर में आपका कोई भी सर्जरी एक रोबोट करे तो आप क्या करोगे? आई नो कि हम में से 99% ऐसे लोग होंगे जो तब भी एक इंसान से सर्जरी करवाना चाहेगा। लेकिन न्यूरालिंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्जरी एक रोबोट के द्वारा करवाया जाएगा, जो कि एक रिस्क भी साबित हो सकता है हमारे हेल्थ को लेकर। छोटी सी भी गलती से कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि नर्व डैमेज, लॉस ऑफ मोबिलिटी, क्रोनिक पेन, इन्फेक्शन, इंटरनल ब्लीडिंग और खतरनाक मौत भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में एक इंसान एक महीने में कितना पैसा अपने ऊपर खर्च करता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के अनुसार ये खर्चा कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक तरफ है गांव के लोग और दूसरी तरफ है शहर के लोग। इसको भी फर्दर डाउन डिवाइड कर रखा है कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब। 0 to 5% को मान रखा है कि सबसे गरीब और 95 to 100% को सबसे अमीर। शहर का जो भी सबसे अमीर है वो एक महीने में लगभग 21,000 खर्च करता है और गाँव के सबसे अमीर लगभग 10,000। सबसे गरीब महीने में 1000 से 2000 के बीच में खर्च करते हैं, जो कि कैलकुलेशन करे तो लगभग सबसे अमीर का 1-2 दिन का खर्चा होगा। अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन करे तो ये डिफरेंस 10 गुना है, जो कि काफी ज्यादा लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. Where we have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. There will come a point where no job is needed. जो भी इलोन मस्क ने यहाँ पे कहा वो तो ठीक है, लेकिन फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2008 से लेकर 2024 तक अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ता ही गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2019 तक सुसाइड रेट 26% से बढ़ा है और ये सारी स्टेट में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपने फ्यूचर में न्यूरालिंक इम्प्लांट करने का सोचा तो क्या आपको पता है कि इसका कीमत कितना होगा? अभी ये प्राइस एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इलोन मस्क के अनुसार ये लगभग $10,000 तक होगा। अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करे तो ये लगभग 8,37,000 तक होगा। अब आप ही सोचो दोस्तों, एक आम आदमी इसको कैसे अफोर्ड कर पाएगा? जिसकी तनख्वाह हजारों में हो, ये लाखों का डिवाइस कैसे ले पाएगा? एक अमीर इंसान तो इसको आसानी से अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन एक आम आदमी जो महीने में 1000 रुपए भी सोच समझ कर खर्चा करता है, वो कैसे ये अफोर्ड कर पाएगा? एलोन मस्क का सोच है कि न्यूरालिंक से हम इंसानों को भी अपग्रेड कर सके, ताकि आने वाले टाइम पर हम इंसानों को जॉब की शॉर्टेज ना हो और हम एआई से कम्पीट कर पाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ अमीर लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, तब हमें दुनिया में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का सिचुएशन भी देखना पड़ सकता है। हमारे पास जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेकिन हैकर्स उसका लूपहोल कैसे ना कैसे तो निकाल ही लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अमेज़न, गूगल, नासा, माइक्रोसॉफ्ट और भी कई सारी कंपनियां, हमें लगता है कि इनकी सिस्टम 100% सिक्योर होंगी, लेकिन आप इन सारी रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, कैसे हैकर्स इन सारी कंपनी के डेटा हैक करके लीक कर देती है। हैकर्स का मेन मोटिव है कि सिस्टम का डेटा चुराना, क्योंकि अभी के टाइम में डेटा इज अ रियल गोल्ड। जैसे ही न्यूरालिंक हमारे ब्रेन में इम्प्लांट होगा और अगर हैकर्स ने ये सिस्टम का एक्सेस ले लिया, तो जो भी हमारे ब्रेन में डेटा स्टोर होंगे उसका सारा एक्सेस उनके पास होगा। जैसे वो डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, उसी तरह से वो डेटा को इंसर्ट भी कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर पाएंगे। और क्या हो अगर वो हैकर्स कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की हो? ये एक्चुअली सोचने वाली बात है। जैसे हर एक चीज में एक अच्छाई और एक बुराई होती है, उसी तरह न्यूरालिंक की डार्क रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि न्यूरालिंक आने वाले टाइम पे ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा या फिर नहीं? कमेंट करके हमको जरूर बताएं।